हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी का एससीईआरटी बुक से जो कक्षा 8 की है हमारी दुनिया। ठीक, इकाई नंबर 1 है संसाधन, उसमें भी है भूमि मृदा एवं जल संसाधन से। तो क्वेश्चन पहला है, ह्यूमस क्या है। सड़े गले पदार्थों का अवशेष है, पेड़ घरों से प्राप्त मिट्टी है, या सूक्ष्म कणों से प्राप्त पदार्थ है, इनमें से सभी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सड़े गले पदार्थों का अवशेष है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो है ये भूरा रंग का होता है या गहरा भी भूरा होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और अगर इसमें देखें तो ये मृत पौधों और पशु पदार्थ के सड़ने पर मिट्टी में बनता है। ये एक ह्यूमस जैविक खाद भी है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, उर्वरता के आधार पर मिट्टी के प्रकार हैं 2, 4, 3, 5। तो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक है उर्वरक यानी कि उपजाऊ मिट्टी, और एक है ऊसर यानी कि बांझ या बंजर मिट्टी जिसमें से कुछ नहीं होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, नई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर, बांगर। खादर बांगर दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? खादर यानी कि जो नदियां हर साल अपने साथ बाढ़ में बहाकर मिट्टी लाती हैं वो खादर मिट्टी कहलाती है। बांगर जो नदियों के जल वहां तक नहीं पहुंच पाता है वो बांगर मिट्टी कहलाती है। वन एवं वन प्राणी संसाधन इकाई 2। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, भारत में अधिकतम 1% वाला राज्य कौन सा है निम्न में से? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, मिजोरम। इसमें 84.53% तक जो है घन वन है। ठीक, अगर मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में 76% के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उन्मूलन का परिणाम नहीं है? भूजल तालिका में वृद्धि, घटती जैव विविधता, बढ़ता मृदा अपरदन, घटती वृद्धि। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए भूजल तालिका में वृद्धि वन उन्मूलन का परिणाम नहीं है। ठीक, क्योंकि वन उन्मूलन से भूजल तालिका में वृद्धि के बजाय कमी हो सकती है। पेड़ जल चक्र को विनिमय करने में एकमात्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जब उन्हें हटा दिया जाता है तो जल को अवशोषित करने और बनाए रखने के लिए कम वनस्पति होती है। अगला देखते हैं, कह रहा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है? 100 से 200, 200 से 300, 100 से 500 या 200 से 600। तो कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हमारी होती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की जलवायु स्थिति में वार्षिक तापमान जो होता है 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वार्षिक वर्षा 100 से 2 सेंटीमीटर, और शुष्क महीने में भी इसमें 6 से 8 होते हैं। 6 से 8 महीने शुष्क महीनों के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खनिज संसाधन इकाई वाले में कह रहा है, लौह युक्त खनिज कौन सा है? मैग्नीज, सोना, चांदी, पेट्रोलियम। हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए मैंगनीज। क्यों? क्योंकि लौह खनिज धात्विक खनिज है जिनमें लोहा होता है। लौह खनिज चुंबकीय भी होते हैं। लौह खनिज में जैसे लोहा एक्स हो गया, मैंगनीज हो गया, और क्रोमाइट में भी लोहा को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, फिर कह रहा है अलाव खनिज कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2, टंगस्टन, क्रोमाइट या कोयला, इनमें से सभी। तो हमारा क्या हो जाएगा? अलाव में कोयला हो जाए, क्योंकि अलाव खनिज धात्विक होते हैं लेकिन उनमें लोहा नहीं होता है। अलाव खनिज चुंबकीय नहीं होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम और कोयला आदि अलाव खनिज के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मैंगनीज उत्पादन में विश्व में प्रथम देश है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 चीन हो जाएगा। ठीक, ये लगभग 37% अकेले उत्पादन करता है विश्व का। आगे देखते हैं। ऊर्जा संसाधन में कह रहा है लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा प्रतिशत कितनी होती है?
90%, 30%, 70%, 50%, कितने हो जाएगा? 30% होती है, क्योंकि लिग्नाइट कोयले का प्रकार है जिसमें कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है, 30 से 40% तक ही होती। दूसरा क्या, कोरबा ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, यह ताप विद्युत केंद्र एनटीपीसी के अधीन कार्यरत है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ कोरबा जिले के जमनी पाली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जमनी पाली। आगे बढ़ते हैं। इकाई 2 कह रहा भारतीय कृषि से संबंधित है, तो देखते हैं। गहन खेती से तात्पर्य है क्या? एक साथ कई फसलों को लगाना, अदला बदली फसल उगाना, एक या दो, दोनों, या टी कह रहा है कोई नहीं। तो हमारा कौन हो जाएगा? एक साथ कई फसलों को लगाना या उगाना गहन खेती से तात्पर्य होता है। यह अक्सर श्रम प्रधान कृषि है, जिसमें जहां उच्च उत्पादन करने के लिए जैव रासायनिक खादों और सिंचाई की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है, गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। 2 कह रहा है चाय उत्पादन के लिए तापमान चाहिए 20 से 25 डिग्री, 50 से 75 डिग्री या 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में सभी। तो कितना चाहिए हमको? लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और चाय एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है तथा गर्म एवं आर्द्र जलवायु में इसका पैदावार अच्छी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसी भूसंपत्ति जहां बिक्री के लिए नकदी फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में माना जाता है? साख वाटिका, बागवानी खेती, झूम खेती या जीविका खेती? तो किसे माना जाएगा? बागवानी खेती के अंतर्गत। ठीक, ऐसी स्थिर भूसंपत्ति या एस्टेट जहां बिक्री के लिए नकदी फसल उगाई जाती है उसे बागवानी खेती के रूप में जाना जाता है। बागवानी में नकदी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे कि फल, सब्जियां, फूल, औषधि और सुगंधित पौधे, मशरूम, रोपड़ फसलें और मसाले भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इकाई 3 उद्योग। क्वेश्चन नंबर 1 उद्योगों का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या जैविक? तो किससे हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2 जैविक गतिविधि से संबंधित हो जाए, क्योंकि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होते हैं। तो क्या हो जाएगा? आर्थिक। ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, कह रहा है भूमि के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? 3, 5, 2 या फिर 4? तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो वो दो कौन कौन से हैं? एक आधारभूत उद्योग है और एक उपभोक्ता उद्योग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 5, 3 या 4? पूंजी के आधार पर तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, पूंजी में कौन कौन सा जगह? बृहद उद्योग जिसमें 10 करोड़ तक है, मध्यम उद्योग जिससे 5 से 10 करोड़ तक है, लघु उद्योग जिसमें 2 से 5 करोड़ तक है, और कुटीर उद्योग जो उससे नीचे है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लौह एक्स उद्योग। कह रहा है बर्नपुर लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल? तो हमारा किस में स्थित हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। ठीक, इसको इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी भी कहा जाता है। ये 1922 में कब आई थी? 1922 में पहली बार पश्चिम बंगाल के हीरापुर जिले से, बाद में बरपुर कहा जाने लगा इसी को, एक ओपन टॉप ब्लास्ट फर्नेस से लोहे का उत्पादन किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना है? फ्रांस, रूस, जर्मनी, कनाडा? तो किससे बना है? जर्मनी से। इसकी एक ट्रिक है,
र से राउरकेला और ज से जर्मनी, तो हम इसको राज के नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक, र से राउरकेला और ज से जर्मनी। ठीक, राउरकेला इस्पात संयुक्त बना है, ये कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है ये। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के राउरकेला में स्थित स्टील प्लांट 1955 में बनाया गया था। स्टील प्लांट इसको कब बनाया गया था? 1955 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई? 1964, 1962, 1966, 1907। तो कब हुई थी? 1964 में, पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, ये किसके सहयोग से बनाया गया था? ये रूस के सहयोग से, या इसको उस समय बोलते थे सोवियत संघ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वस्त्र उद्योग 1 रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिनाई, निटिंग, बुनाई, गिनिंग, कताई, स्पिनिंग या बुनकरी विंग। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें? सी सही हो जाएगा, कताई स्पिनिंग। ठीक, क्या हो जाएगा? कताई स्पिनिंग। ये रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। ठीक, कताई एक प्रक्रिया है जो कपड़ा उद्योगों का प्रमुख हिस्सा है। ये पॉलीमर फाइबर बनाने की प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिल्क का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? गया, पटना, भागलपुर, सीवान। क्या होगा? ऑप्शन बी भागलपुर में। ठीक, भागलपुर बिहार के एक रेशमी कपड़ा उत्पादन केंद्र है। भागलपुर रेशमी या टसर रेशम भागलपुर में रेशम साड़ियों और अन्य कपड़ों की एक पारंपरिक शैली भी है और भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देश में कपड़े की मिल सबसे पहले लगाई गई कहाँ? कोलकाता, बनारस, लुधियाना, मुंबई। तो कहाँ लगाई गई थी? मुंबई में। ये 22 फरवरी 1854 में पहली कपड़ा मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना की गई थी। ठीक, इसकी स्थापना कावासाकी नाना भाई डावर द्वारा 1854 में बम्बई में की गई, जो कि अब मुंबई हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इकाई 3 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी या वायरलेस फायर या वायरलेस एंड फाइन, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक, ऑप्शन 2 देखते हैं। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पावर सप्लाई या ग्लोबल पेंशन सेम। इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे देखते हैं परिवहन। कह रहा है प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को किस रूप में भी जाना जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 या राष्ट्रीय जलमार्ग 3। तो किस में जाना जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में इसको जाना जाता है। ये कब किया गया था? गंगा भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली को 1986 में हल्दिया और इलाहाबाद के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में घोषित किया गया था। ठीक, इसकी लंबाई लगभग 16 से 20 किलोमीटर के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है एक्सप्रेसवे के नामक सड़क की शुरुआत कब हुई थी? एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत कब हुई? 2002, 2005, 2000, 1980 या 2011। कब हुई थी? 2002 में। ठीक, 6 लेन हुई थी इसमें। उच्चतम श्रेणी की सड़कें बनाई जाएंगी। पहला था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महानगरों को जोड़ने वाली रेल लाइन, मुख्य हवाई मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, स्वर्ण व्यापार मार्ग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ये 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी थी। ठीक,
इसमें 4 प्रमुख शहर आते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। मानव संसाधन, भारत में व्यवस्थित जनगणना कब शुरू हुई थी? भारत में व्यवस्थित जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1881 से व्यवस्थित जनगणना शुरू हुई थी। लेकिन प्रारंभ में भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो की गर्वनिंग के दौरान हुई थी, लेकिन यह गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। वैज्ञानिक या व्यवस्थित तरीके से पहली बार जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी। आगे देखते हैं, कह रहा है बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना, शिवहर, कैमूर या फिर गया? तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शिवहर। ठीक, इसकी लगभग 1880 है जनघनत्व। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है गया, पूर्णिमा, भागलपुर या फिर पटना? तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 बी, पटना। ठीक, बिहार में साक्षरता दर वैसे 83.82% है। उच्चतम में रोहतास है 75.59, जबकि सबसे कम पूर्णिमा में है 52.49। पूर्णिमा कितनी है? 52.49। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इकाई 6 एशिया, टाइगर वन निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, रूस? तो कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन बी, रूस में। भारत की सबसे पुरानी लिपि क्या है? चीनी लिपि, इंडो लिपि, ब्राह्मी लिपि? कौन सा हो जाएगा हमारा? बी, सी सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ये सबसे पुरानी लिपि है भारत की। ठीक है, क्वेश्चन 3, इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका? तो ये सभी में बोली जाती, ठीक, क्योंकि इंडो आर्यन सबसे व्यापक क्षेत्र को शामिल करता है और यह इसकी आबादी के सबसे अधिक अनुपात द्वारा बोली जाती है, विशेष रूप से उत्तर पूर्व और पश्चिम में भी। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका सभी देशों में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर एशिया किसका भौगोलिक क्षेत्र है? रूस का साइबेरिया क्षेत्र, म्यांमार का पश्चिमी प्रांत, नेपाल का पूर्वी भाग या कनाडियन प्रांत? तो किसका हो जाएगा? रूस का साइबेरिया क्षेत्र, इसको उत्तरी एशिया भौगोलिक क्षेत्र ही कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इकाई 7, भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। रेखा ग्राफ में क्या दर्शाया जा सकता है? तापमान, जनसंख्या वृद्धि दर, मृत्यु दर? तो सभी दर्शाया जा सकता है, तो डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रेखा के समान में जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित क्रम में आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए खींचा जाता है। दंड आरेख को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? वर्गाकार, आयताकार, चतुर्भुज या इनमें से सभी? तो दो क्या हो जाएगा हमारा? आयताकार। दंड आरेख अथवा बार चार्ट या बार डायग्राम एक प्रमुख एवं आरेख है। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है वृत्त आरेख को प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार या चतुर्भुज? तो क्या हो जाएगा हमारा? वृत्ताकार। ठीक, आरेख कितने प्रकार के होते हैं? तो आरेख होते हैं 3 प्रकार के। ठीक, कौन कौन से होते हैं? एक बिंदीय आरेख, द्विबिंदीय आरेख हो, त्रिबिंदीय आरेख। आगे बढ़ते हैं। इकाई 8, सड़क सुरक्षा उपाय। देश में एक सड़क दुर्घटना होती है प्रति कितनी होती है? लगभग 4 मिनट में। सड़क सुरक्षा के उपाय निम्न में से क्या हैं? शिक्षा, प्रवर्तन, अभियांत्रिकी, आकस्मिक उपाय? तो ये सभी हो जाएगा। ठीक, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, अस्थायी लाइसेंस कितने महीने तक वैध है? 6 माह, 2 माह, 12 माह, 3 माह, 3 सप्ताह? तो क्या हो जाएगा? 6 माह तक लाइसेंस वैध होता है। यह मोटर वाहन चलाना सीखने के लिए जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द गोल्डन आवर क्या है? सड़क दुर्घटना के कारण तत्काल प्राथमिक चिकित्सा से, सड़क पर वहीं छोड़ देने से, घरेलू इलाज से, किसी अन्य मदद से?
तो ये हो जाएगा सड़क दुर्घटना के कारण तत्काल प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित है। ठीक, इसमें आमतौर पर किसी दर्दनाक घटना के बाद के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है, क्योंकि अगर 1 घंटे में उसको कहीं हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी जान बच जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्राइविंग लाइसेंस की पात्रता क्या होती है? 18 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष से ऊपर 21 वर्ष, क्या हो जाएगा? 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भारतीय नागरिक होना भी बहुत जरूरी है। तो आज का ये सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।